तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। और जैसे ही कल की मैंने एक वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करा था, चाइना और इंडिया के बीच में थोड़ा सा इशू चल रहा है एशियन गेम्स को लेके। कुछ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जो यहाँ से चाइना में जाने वाले थे पार्टिसिपेट करने के लिए, चाइना ने उनकी एंट्री रोक दी। एक वुशु प्लेयर है, उनको तो फ़्लाइट ही नहीं लेने दिया गया, और एक दो अदर प्लेयर्स को हांगकांग में रोक लिया गया। तो इसके कंटेक्स्ट में ही जो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने फ्राइडे को एक तरह से अपना जो विज़िट है, जो वो जा रहे थे एशियन गेम्स के इनॉग्रेशन में, उन्होंने अपना विज़िट कैंसिल कर दिया है। और मतलब ये छोटी सी न्यूज़ है, तो थोड़ा सा इसमें मतलब पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स थोड़ा सा इन्वॉल्व है इसमें। अब ऐसा है कि अगर आप चाइना गवर्नमेंट ने क्या करा है कि वीज़ाज़ और पासपोर्ट मतलब उन्होंने अभी वीज़ा और पासपोर्ट के बेसिस पे नहीं अलाउ करा आने के लिए। उनकी जो एंट्री होगी वो एक कार्ड होगा, उसको क्या बोला जाएगा, एक्रीडिटेशन कार्ड होगा वो, ठीक है। उसमें ही दोनों एंट्री होगी और उसी को एक तरह से वीज़ा कार्ड भी बोला गया है, पासपोर्ट और, ठीक है। और जो ये इनॉग्रेशन फंक्शन है वो चाइना में होंगजू एक जगह है, वहाँ पर हो रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। बस इतना हो सकता है कि ये पूछ ले कि एक्रेडिटेशन कार्ड क्या है, वो किस में वर्क करता है, या होंगजू कहाँ पर है, एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं। अब कल के लोकसभा डिबेट में हुआ क्या कि एक बीजेपी एमपी है, उनका नाम है मिस्टर बिदूरी, और कहीं ना कहीं उन्होंने डिबेट के दौरान एक बीएसपी के जो मेंबर है कुंवर दानिश अली को थोड़ा सा मतलब जो कुछ वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे वो बोल दिए हैं। और लेकिन ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने उनको वार्न भी करा और बाद में बोला कि वो सस्पेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर भी वो नहीं रुके। जो मिस्टर बिदूरी थे बीजेपी के जो एमपी थे, ठीक है। तो बाहर आके जो मिस्टर अली हैं, जिनके अगेंस्ट में कुछ बोला गया था बाय एमपी मिस्टर बिदूरी, तो उन्होंने क्या बोला कि उनका तो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का एक मतलब उन्होंने एक स्लोगन ऐसा पेश किया, ठीक है, कि एक तरह से इन दी मार्केट प्लेस ऑफ इट अ शॉप ऑफ लव। तो ये उसको मतलब थोड़ा सा बता रहे कि हम लोग मोहब्बत से प्यार भरे माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो बीजेपी के जो एमपी थे, उन्होंने थोड़ा सा गलत शब्दों का प्रयोग किया है, उसमें उन्होंने नहीं करना चाहिए था। बाकी अभी उसके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई चल क्या रही है कि उनके ऊपर एक शो कॉज नोटिस दिया है बीजेपी ने एक तरह से अपने ही एमपी के ऊपर शो कॉज नोटिस दिया है कि बताओ कि क्या हुआ, क्या कारण था, ऐसा क्या हुआ, पूरा उसको बोला गया है, ठीक है। और स्पीकर ने भी इंडिया ब्लॉक एक, जैसे आप लोगों को पता है ना कि अभी इलेक्शन से पहले एक अलायंस बना है INDIA का, ये एक ब्लॉक बना है जो बीजेपी और एनडीए के अपोजिट ब्लॉक है। इन्होंने इस मैटर को प्रिविलेज कमेटी को भेजने की मांग करी है, ठीक है। प्रिविलेज कमिटीज़ होती है कि आपके जितने भी पार्लियामेंट में जो भी एक्टिविटी चल रही है या कुछ भी है, और उसमें एमपीज़ की क्या प्रिविलेज है, उनको क्या स्पेशल स्टेटस दिया गया है या कुछ भी है, तो प्रिविलेजेस से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 105 पे दिया हुआ है और 194 पे दिया हुआ। तो ये पूछ सकता है यूपीएससी, इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो 105 में क्या बोला गया है, 105 आर्टिकल ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि 105 फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोलता है। और एक दूसरा आर्टिकल है 194, आर्टिकल 194 वो एक तरह से बात करता है पावर्स और प्रिविलेजेस की, लेजिस्लेचर की, ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेचर की।
तो यही सब हुआ था। तो अभी ऐसा बोला गया है कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मिस्टर बुदूरी वॉज एक्यूज बाय अपोजिशन मेंबर, डीएमके जो मेंबर हैं उनके अगेंस्ट में भी उन्होंने कुछ बोला। तो मतलब मिस्टर बुदूरी का थोड़ा सा ये मतलब ऐसा सामने आए कि ये बोलते ही हैं, मतलब जो शब्द इनको नहीं बोलने चाहिए थे। ठीक है, तो ये इसमें जो इस अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 194 इसमें इम्पॉर्टेंट है और आर्टिकल 105 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं। अब कल एक न्यूज़ में आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्ली डाली गई थी, पिटीशन डाली गई थी कि जो फायर क्रैकर्स का जो बैन है उसको हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। डूसू में कल इलेक्शन हुए और आज काउंट होंगे। डूसू क्या है? डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है, उसमें इलेक्शंस होते हैं और ये 4 साल बाद अब हो रहे हैं इलेक्शन। ये देख सकते हैं जैसे स्टेट की, इसमें हम रमेश बिदूरी हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर है। हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब ये बार बार ये चीज़ें ऐसे ही करते रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं अभी पढ़ने का। अभी हम आते हैं सीधा एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहला जो पीपल काउंट, अभी तक हम लोगों को पता है कि सेंसस नहीं हुए। सेंसस होने थे 2021 में सेंसस होने थे और वो कोविड के चलते हुए डिले हो गए। ठीक है, तो ऐसा है कि सेंसस अब सरकार चाह रही है कि सेंसस करवाया जाए, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि जो भी सेंसस होंगे वो जनरल इलेक्शन के बाद होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं सेंसस ज़रूरी इसलिए है कि एक तरह से आपको पता चल जाए कि आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में कितने लोग हैं, मतलब पूरा पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, और दूसरा डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन होता है कि आप टेरिटरी बाउंड्रीज को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और उनकी एक प्रॉपर अच्छे से बता देते हैं कि ये एक टेरिटरी है, इसमें एक इतनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अभी ऐसा बोला गया है कि अभी जैसे कल बिल पास हुआ था 33% रिजर्वेशन का, और इस लिंक टू नेक्स्ट सेंसस एंड डीलिमिटेशन, एक तरह से वो एक एडिशनल एडवांटेज हो जाएगा सेंसस और डीलिमिटेशन में। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 30 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो पूरा ये सेंसस कवर करेंगे, मतलब कि एक इंडिविजुअल अराउंड 650 टू 800 पीपल का थोड़ा सा वो डाटा वगैरह लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यही सब है, सेंसस में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का जो रहता है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है और एक डीलिमिटेशन है। नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल रेड, मतलब ये यूएस से रिलेटेड है तो ये नहीं पढ़ना है। इम्पीचमेंट के बारे में अब ऐसा था, कल के न्यूज़पेपर में ये था कि जो बाइडन के जो सन है उन पे करप्शन चार्जेस वगैरह है, तो ऐसा हुआ है तो ये करप्शन चार्जेस में ये लोग फंस सकते हैं, इम्पीचमेंट हो सकता है, मतलब हटा दिया जा सकता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्पीचमेंट है, वो आप लोग बताओ मेरे को कौन से आर्टिकल में है। और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, और ये इम्पीचमेंट हमने तो यूएस से ही लिया था। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इंडिया एंड द ग्रेट पावर कंटेक्स्ट इन वेस्ट एशिया है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंडिया इन द ग्रेट पावर कंटेक्स्ट इन वेस्ट एशिया। अभी सब लोगों को पता है जैसे कि इंडिया ने G20 समिट कराया था दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, तो थोड़ा सा अब इंडिया सबके लिए अरेंजमेंट वगैरह, तो सब जो अदर कंट्रीज़ वगैरह वो इंडिया में आई थी और उन्होंने इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सब देखा। तो मतलब अब होता कि जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो बाहर से इन्वेस्टर्स भी आते हैं, तो इस वजह से ये इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अभी मिस्टर बाइडन जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी वेस्ट एशिया को लेके 2 पार्ट्स में स्ट्रेटजी है, जैसे हम लोग अभी देख सकते हैं न्यूज़पेपर में। एक जो ट्रम्प एरा था उसकी जो पॉलिसी थी, ट्रम्प एरा की जो पॉलिसी थी वो एक तरह से गल्फ
की जो कंट्रीज़ थी और इज़राइल जो था उस उनके रिलेशनशिप बिल्डअप करने की वो पॉलिसी रही थी, और एक तरह से जियो पॉलिटिक्स का ये टॉपिक रहेगा, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन का भी रहेगा कहीं ना कहीं। और इन दोनों ने अगर मैं बात करूं कि इज़राइल और गल्फ कंट्रीज़ के बीच में एक अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया गया था, जो यूएई एंड इज़राइल के बीच में था, ठीक है। यूएई और इज़राइल के बीच में एक अब्राहम कोड साइन किया रहा था, जिसमें इन दोनों ने मतलब थोड़ा सा पीस को लेके ये सब क्योंकि कन्फ्लिक्ट चलता रहता है इज़राइल से जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ है उसका, तो यूएई का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने इसको एज अ अब्राहम अकॉर्ड में इन्होंने अपना एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लिया है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो अगर हम बात करें कि अब्राहम अकॉर्ड जो साइन करा गया था, उसमें इंडिया की प्रेजेंस को एक तरह से लेजिटिमेट, एक तरह से लीगली देखा गया है, और कहीं ना कहीं G20 का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा और रोल प्ले करेगा G20। अभी जो रिसेंटली दिल्ली में हुआ था उसमें क्या है कि एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई थी कि जो यूरोप से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप, मतलब मिडल ईस्ट जितने भी आपकी गल्फ कंट्रीज़ हैं और इंडिया और यूरोप की कनेक्टिविटी थ्रू है कॉरिडोर, उसकी बात करी गई थी, ठीक है। और बिल्ड एंड, और इसका जो रहेगा कॉरिडोर का इकोनॉमिक कॉरिडोर रहेगा फ्रॉम इंडियाज़ वेस्टर्न कोस्ट मतलब जो गुजरात मुंबई वाला जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, थ्रू गल्फ में कौन कौन सी यूएई, साउथ अरेबिया, जॉर्डन, इज़राइल टू द मेडिटेरेनियन सी। तो ये पूरा एक मतलब एक कॉरिडोर बिल्ड करेंगे जिस पे सारा ट्रेड वगैरह ये सब हो सकेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये है, और कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो चाइना का भी गल्फ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से डिपेंड है अपने ऑयल्स के लिए। मोर देन 70% इम्पोर्ट चाइना ऑयल इंपोर्ट करवाता है गल्फ कंट्रीज से, तो कहीं ना कहीं चाइना भी एक तरह से बिगर रोल प्ले कर सकता है मेजर इन्वेस्टर की तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका न्यू वेस्ट एशिया है। न्यू वेस्ट एशिया में यूएस रिटेन और एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन एट अ टाइम व्हेन चाइना इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। तो पहले जो यूएस कर रहा था, अब चाइना वही चीज़ कर रहा है। यूएस ने गल्फ कंट्रीज़ में अपना एग्जिस्टेंस और अपनी प्रेजेंस पूरा अच्छे से दब इन्फ्लुएंस बना रखा है, तो अब चाइना वो कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि चाइना एक तरह से मतलब चाइना की जो पॉलिसी रही है वो अपने ट्रेड रूट्स को बढ़ाने के लिए रही है। अगर एंशिएंट टाइम से देखा जाए तो सिल्क रूट जो एक तरह से चाइनीज़ सिविलाइजेशन से लेकर आपका रोमन सिविलाइजेशन तक का था, ठीक है। तो मतलब आप इस सब चीज़ों से देख सकते हो कि चाइना अपनी एंशिएंट रूट्स जो ट्रेड से रिलेटेड है वो नहीं छोड़ना चाह रहा है, ठीक है। और अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हुई है ब्रिक्स की मीटिंग में लेके, कि जैसे ब्रिक्स का जो ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना का जो ग्रुप है, वो उसमें और भी कंट्रीज़ अपना इन्वॉल्वमेंट या अपनी मेंबरशिप चाह रहे हैं। तो एक तरह से वो कोल्ड वॉर और यूनिपोलर वर्ल्ड, जो मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वर्ल्ड की जो सिचुएशन थी वो तो कोल्ड वॉर के टाइम पे थी, कोल्ड वॉर चल रहा था उसमें, ठीक है। और कोल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ तो यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब यूएस का पूरा डोमिनेंस स्टार्ट हो गया था। तो उसको ख़त्म करने के लिए तो बहुत सारी कंट्रीज़ ब्रिक्स में मतलब, और ये चीज़ ऐसे अब आगे ना बढ़े, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं बढ़े, मल्टीपोलर रहे, तो बहुत सारी कंट्रीज़ अब ब्रिक्स में भी अपना ग्रुपिंग चाह रही है, मेंबरशिप चाह रही है। इंडिया के कंटेक्स्ट में ये सब चीज़ें कैसी रहेंगी? इंडिया का जो रहेगा, यूएस चाइना का जो कंपटीशन है वेस्ट एशिया में, वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी फेवर करेगा बहुत अच्छे से। उसके मतलब पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए भी, क्योंकि वहाँ की अगर वहाँ पर ट्रेड रूट्स मतलब ओपन होगा, इन्वेस्टमेंट ओपन होगा, तो इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी कि वो भी अपना वहाँ पर रोल प्ले कर सकता है एज अ इन्वेस्टर, ठीक है। इंडिया शुड वेलकम द मोमेंट, शुड नॉट लुक थ्रू द प्रिज्म ऑफ अनदर कोल्ड वॉर।
तो मतलब ये दूसरी कोल्ड वॉर नहीं है यूएस और चाइना के बीच में, दूसरी पहले किसके बीच में थी, यूएस और यूएसएसआर के बीच में थी, ठीक है। तो ये अब यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर ना बढ़े, तो इसके लिए इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इंडिया का इम्पोर्टेंस है बहुत रहेगा इस चीज़ में। इंडिया शुड ट्राई टू मेजर जियो पॉलिटिकल रोल इन वेस्ट एशिया, इंडिया को एक तरह से मेजर रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में, और कर भी रहा है। और ये सब देखा भी गया है कि कैसे इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं आपके वेस्ट एशिया में और सऊदी, यूएई, इन सब कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी, ये तो इम्पीचमेंट वाला हमने करना ही नहीं है। और क्लियर मैसेज टू इंडस्ट्री एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट, एडीआर इसको कहते हैं कि आप कोर्ट में ना जाके कोर्ट के बाहर आप सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एडीआर कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है। ये एक मैकेनिज़्म है जो आपकी बिफोर कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है कि कोर्ट में नहीं गया और कम पैसों में, और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है, और कुछ विद इन कुछ मंथ्स इसका डिसीज़न आ जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली मीडिएशन बिल पास किया गया था आपके ये मॉनसून सेशन में, ठीक है। मीडिएशन भी एक तरह से ये दो पार्टीज़ के बीच में मतलब अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। और अभी बस इसको मीडिएशन मॉनसून सेशन में पास हो गया था बोथ हाउसेस से, और बोथ हाउसेस से पास होने के बाद जैसे ही आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट का असेंट ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट का असेंट हो भी जाएगा और ये तब एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से प्री लिटिगेशन मीडिएशन या डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा कि आपको कोर्ट में वैसे ही इतना केसेस का बर्डन है, तो आप भी वहाँ पर जाओगे, टाइम कंज्यूम होगा, मनी कंज्यूम होगा, एनर्जी, तो मतलब बहुत सब चीज़ें सेव करने वाला है। एक तरह से जितनी जल्दी सेटलमेंट हो कंपनीज़ के बीच में, उतना कंपनीज़ का फ़ायदा भी रहता है। शेयर मार्केट में भी उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जितना केसेस डिले होते रहते हैं तो उनके जो वैल्यूएशन है वो भी घटती रहती है। The Mediation Act 2003 aims to foster link between mediation and arbitration commercial dispute, reducing burden, ठीक है। तो मतलब एक तरह से इंडियन कोर्ट्स का बर्डन रिड्यूस कर रहा है, तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। अभी ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं। अब इसमें एक चीज़ और है, सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन बाय द पार्टीज दे मस्ट कंप्लीट मीडिएशन 180 दिन में। 180 दिन कितने हो गए, 6 महीने में वो पार्टीज़ ख़त्म करें अपना जितना भी इनका डिस्प्यूट है, रिजॉल्व करें, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एक ही चीज़ लिखी हुई है। एक पार्लियामेंट का मैसेज है टू इंडस्ट्री का, इन कमर्शियल मैटर कोर्ट मस्ट नॉट लॉन्गर बी डिफ़ॉल्ट वेन्यू फॉर डिस्प्यूट, मतलब एक तरह से वो चाह रहा है कि कोर्ट इसमें इन्वॉल्व ना हो और एक तरह से डिफ़ॉल्ट वेन्यू ना बन जाए, ठीक है। तो इसलिए मीडिएशन बिल निकाला है। तो इतना ही था इसमें, इस वाले एक एडिटोरियल में, क्लियर मैसेज फॉर इंडस्ट्री ऑन। तो देखते हैं कब ये बिल एक्ट बनता है, बस प्रेसिडेंट का असेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड मिनिस्ट्रीज होल्ड ऑन टॉक रूल बेस्ड ऑर्डर यूएन रिफॉर्म। तो क्वाड अगर मैं बात करूँ तो क्वाड किससे रिलेटेड है, क्वाड है आपका यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, तो ये सारा आपका क्वाड का है, मेंबर्स हैं। और कहीं ना कहीं क्वाड बनाया था चाइना को काउंटर करने के लिए पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मिलिट्री प्रैक्टिसेस होती रहती है। अब क्वाड मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं कि यूएन में रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अभी मैं बात करूँ तो यूएन जनरल असेंबली फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, यूएस अफर्म द ग्रुप कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। तो एक तरह से फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, वेयर डिस्प्यूट है सेटल अकॉर्डिंग टू तो जहाँ पर डिस्प्यूट इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सेटल होते हैं, तो वहाँ पर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसमें एक तरह से इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना को काउंटर किया जा रहा है, क्योंकि चाइना एक तरह से वर्ल्ड में अगर उसने एक्वायर कर लिया
तो अपनी मोनोपोली रख सकता है वो ट्रेड पे। तो ये चारों कंट्रीज़, क्योंकि जापान चाइना की नेबरिंग कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं नेबरिंग तो नहीं है, लेकिन दोनों एक ही वाटर बॉडी शेयर करते हैं जो पैसिफिक ओशन है। चाइना, अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्ट चाइना में भी जो सी है, साउथ ईस्ट चाइना का जो सी है उस पर भी क्लेम करता है, और 9 डैश लाइन का क्लेम है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 9 डैश लाइन क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जब लास्ट ईयर रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन के ऊपर, तब भी इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड था, और अभी भी इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड है। वो रशिया का नाम नहीं लेता, लेकिन वो बोलता है कि डीप कंसर्न है और कहीं ना कहीं पीस को इस्टेब्लिश करना चाहिए इस रीजन में, ठीक है। तो ये सब है। और अभी यूएन ने रिसेंटली एक एफर्ट स्टार्ट किया है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव करके, और उसको भी कहीं ना कहीं क्वाड जैसे यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने सपोर्ट किया है, क्योंकि ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है ग्रेन का वो यूक्रेन और रशिया से ही ज़्यादा आता है, ठीक है। और बाकी अब जैसे वॉर लाइक सिचुएशन है तो ये सब चीज़ें रुकी हुई हैं। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ था नहीं, और क्वाड का अभी ओवरऑल मेजर रोल रह सकता है यूएन रिफॉर्म में। बाकी जैसे जैसे न्यूज़ आएगी हम लोग देखेंगे कि क्या न्यूज़ है। और इंडिया कहीं ना कहीं टेरर अटैक्स को भी काउंटर करता है। इंडिया का हमेशा मेजर डिस्कशन जो रहता है वो टेरर अटैक्स को लेकर रहता है, क्योंकि पाकिस्तान टेरर अटैक्स कॉन्टीन्यूसली कराता रहता है, और इंडिया पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पे एक टेररिस्ट कंट्री को की तरह उसको देखता है और उसको रिकॉग्नाइज़ कराना चाहता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है। तो इंडिया का जो मेजर रोल है वो टेररिस्ट एक्टिविटी ख़त्म करना है और वर्ल्ड पे अपना एक तरह से नया मतलब बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस रेस करना है। और अब हम आ जाते हैं बिज़नेस न्यूज़ में। आगे न्यूज़ है तो ऑयल प्राइस का एक मेजर कंसर्न है। इन्फ्लेशन 7% से ऊपर हो चुका है, और कहीं ना कहीं ऑयल प्राइस इम्पैक्ट कर सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्री सेक्टर को। और लेकिन अभी इतना ज़्यादा मतलब अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, तो इस वजह से लोग और गवर्नमेंट ज़्यादा अभी पेन और प्रेशर ले नहीं रही है, ठीक है। और खारिफ और राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप जैसे आपकी समर क्रॉप होती है, राबी आपकी विंटर क्रॉप होती है। एक ज़ैद क्रॉप होती है समर और विंटर के बीच में वो रहता है वो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। और अभी हम देख सकते हैं एक न्यूज़ और है, SBI रेजेस 1000 करोड़ वाया इशू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो मतलब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिक्वायरमेंट है। एक तरह से एक ये एक्टिविटी होती है जो मतलब एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। रूरल एरियाज़ में ATMs को और ज़्यादा इंस्टॉल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी कहीं ना कहीं नेशन वाइड 2.5 एंड 2.6 लाख ATMs है, तो इसको और थोड़ा सा मतलब रूरल एरिया में बढ़ाने की नीड है। बाकी हम लोग देखते हैं आगे, डिमांड फॉर सीमेंट टू राइज 10 to 12% दिस फिस्कल ईयर। सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है। और आगे न्यूज़पेपर में देखते हैं और क्या है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे कुछ नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है। कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत चुका था। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, और आई होप मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हो, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।